प्रदेश के पूर्वांचल की धरती, जहां खून की नदियां बहती थीं, जहां बंदूक बोलती थी और नेता बनते थे बाहुबली। एक ऐसा शख्स जिसने जीप की एक सीट के लिए 15 साल की उम्र में बंदूक चला दी। हाथ में कलावा पहनता लेकिन दिल में आग रखता, चेहरे पर मुस्कान लेकिन आंखों में तूफान रखता। उसे दुनिया कहती है माफिया, बाहुबली, मगर समर्थक कहते हैं रहनुमा। और वो है धनंजय सिंह, जौनपुर का वो राजा जिसकी कहानी गोली से शुरू होती है और वोट से चमकती है। लेकिन सावधान हो जाइए, ये कहानी सिर्फ शुरुआत है एक ऐसे किस्से की जो आपको रुकने नहीं देगी। दुनिया उन्हें बाहुबली कहती है, विरोधी पूर्वांचल का सबसे बड़ा क्रिमिनल मानते हैं, लेकिन उनके लोग रहनुमा कहते हैं। धनंजय सिंह को गाड़ियों का बेहद शौक है। गाहे बगाहे काली फॉर्च्यूनर के बीच वाली सीट से एक पैर बाहर निकालकर हाथ जोड़े उनकी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जिसमें वो नेता अभिनेता की तरह नजर आते हैं। भौकाल इतना टाइट कि फॉर्च्यूनर काली होती है और सभी का नंबर होता है 9777। जो कट्टर समर्थक होते हैं वो भी इसी नंबर की गाड़ियां लेते हैं। दोस्तों, आज हम डूबेंगे पूर्वांचल की उस दुनिया में जहां कानून की किताबें धूल खाती हैं और बाहुबली अपनी कहानी खुद लिखते हैं। उसी में से आता है एक नाम, धनंजय सिंह, जो जौनपुर की गलियों में गूंजता है। लेकिन ये नाम बना कैसे एक दुबला पतला लड़का पूर्वांचल का सबसे चर्चित बाहुबली बन गया? आइए फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों, 90 के दशक में पूर्वांचल के जिलों में जीपों का जलवा हुआ करता था। जहां बसें नहीं चलती वहां जीपें ही सहारा होती। जिसके पास भी थोड़े पैसे हो जाते वो जीप चलवाने लगता। इसके दो फायदे होते, एक तो गांव में उसका नाम हो जाता कि 4 चक्का इनके पास है, दूसरा मालिक कहे जाने लगते। ड्राइवर्स पर भरोसा कम होता, इसलिए मालिक सवारी के साथ ही चला करते। उनके लिए आगे की सीट रिजर्व होती, पीछे सवारियां बैठती। 1992 का जनवरी फरवरी का कोई महीना रहा होगा। जौनपुर से सिकरारा जाने वाली एक जीप में सवारियां भरी जा रही थीं। तभी एक दुबला पतला लड़का आकर आगे की सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने कहा कि वो मालिक की सीट है, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। पीछे सवारियां आती, वो भी देखती कि ये मालिक का बेटा है क्या। रोज आने जाने वाले लोग हैरान हो जाते कि मालिक की सीट पर बैठने की जरूरत करने वाला आखिर ये लड़का है कौन। लड़का शांत बैठा रहा। सवारियां पूरी हो जाने के बाद मालिक आए। उन्होंने कहा कि पीछे जाकर बैठ जाओ। लड़के ने पूछा क्यों? जवाब आया, ये मालिक की सीट है और मालिक आगे बैठता है, समझे? लड़का तैयार बैठा था। बड़े रौब से कहा, सवारियां किराया देती हैं, मैं भी दूंगा। जो किराया देता है उसका अधिकार है, वो जहां चाहे वहां बैठ जाए। दोस्तों, ये बात जीप के मालिक को बुरी लग गई। लड़का अधिकार से न्याय की बात करने लगा, लेकिन आपा नहीं खोया। तभी मालिक ने कहा, कौन है बे तू? लड़का नीचे उतरा। आवाजें तेज होती गई, तमाशबीन बढ़ते गए। मालिक के साथ कुछ और लोग आ गए। लोगों को लगने लगा कि लड़का पिट जाएगा, लेकिन वो डटा रहा। बात बढ़ने के साथ ही बिगड़ती चली गई। लड़के ने समझाने की कोशिश की, तर्क दिए, लेकिन जब मालिक और उसके लोग भारी पड़ने लगे तो लड़के ने गोली चला दी। अफरा तफरी मच गई। गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, धनंजय सिंह। धनंजय पर जोर कम और सिंह पर ज्यादा जोर था। कुछ दिन बाद धनंजय बाहर आ गए। घर पहुंचने पर मिलने वालों की भीड़ जमा हो गई। धनंजय सिंह का भौकाल उनके क्षेत्र में टाइट हो गया। धनंजय सिंह के गांव वनसफा के पास ही सई नदी बहती है, जहां मल्लाहों के हजारों परिवार रहते हैं। इनमें से कुछ लोगों का आना जाना धनंजय सिंह के यहाँ भी था। गांव परिवार के लोग धनंजय के गोली चलाने को गलत मानते थे, लेकिन मल्लाहों के युवा लड़के इसे सही मानते, क्योंकि जीप के सफर में उन्हें सबसे ज्यादा जलालत झेलनी पड़ती। मछली पकड़ने, खाने, गरीबी और मैले कुचले कपड़ों की वजह से उनके शरीर से ऐसी दुर्गंध आती कि जौनपुर आने जाने वाली जीपों में उन्हें कभी कभी बैठने ही नहीं दिया जाता। मल्लाहों के लड़कों को लगता कि भैया ने सही किया है। धनंजय सिंह का मल्लाहों से कनेक्शन यहीं से बनना शुरू हो गया। हालांकि दोस्तों, इससे पहले धनंजय सिंह के ऊपर अपराध का एक केस कोलकाता से शुरू हुआ। साल था 1975।
कोलकाता की हलचल भरी गलियों में जहां हवा में समुद्र की नमकीन महक मिली रहती है और सड़कों पर ट्राम की घंटियां बजती रहती, वहां राजदेव सिंह, जो धनंजय सिंह के पिता हैं, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में एक सम्मानजनक नौकरी करते थे और उनकी पत्नी लालती देवी के साथ एक खुशहाल परिवार था। और इसी घर में धनंजय सिंह का जन्म होता है, एक ऐसा बच्चा जो कॉन्वेंट स्कूल की किताबों में अधिकार और न्याय के शब्द सीखता था। जहां लेफ्ट की सरकार समानता का दावा करती थी, लेकिन धनंजय सिंह की किस्मत की लकीरें कुछ और ही कह रही थीं। जैसे जैसे धनंजय सिंह बड़ा होता गया, कोलकाता की उन गलियों में एक हत्या का केस उभरा और उसमें उसका नाम आ गया। पिता राजदेव घबरा गए। उन्होंने सोचा शहर की यह हवा बच्चे को बिगाड़ रही है, तो पूरा परिवार सामान बांधकर लौट आया जौनपुर के गांव बनसफा में, जहां ठाकुर परिवार का बड़ा घर था। खेतों में हरी फसलें लहलहाती थीं और सई नदी की लहरें मल्लाहों की कहानियां सुनाती थीं। जौनपुर आने के बाद धनंजय के आपराधिक मामले बढ़ते चले गए। धनंजय 5 बहन और 3 भाई हैं। इस दौरान बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्च बढ़ रहा था, तो इंटरमीडिएट के बाद उनका एडमिशन टीडी कॉलेज जौनपुर में करा दिया गया। गांव की शांत जिंदगी में धनंजय को लगता था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मां लालती देवी चिंतित रहती। वो पंडितों से हाथ दिखाती और एक पंडित ने कहा ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, कम उम्र में अपराध में फंस सकता है। तभी मां ने फैसला किया कि बेटे को जौनपुर शहर भेजो, जहां अच्छा माहौल मिलेगा। हालांकि गांव से 25 किलोमीटर दूर था जौनपुर शहर। इसके लिए धनंजय सिंह को यामाहा बाइक दी गई और बाइक पर सवार होकर धनंजय सिंह टीडी इंटर कॉलेज पहुंचा। वो कॉलेज जहां दीवारें छात्र राजनीति की कहानियां कहती थी और हवा में चुनावी नारों की गूंज रहती थी, लेकिन शहर की वो हवा धनंजय सिंह को बदलने लगी। वो भाजपा नेता मुकुल सिंह के गुट में शामिल हो गया, जहां राम मंदिर आंदोलन की लहर चल रही थी। मुकुल का घर औलंदगंज धनंजय का अड्डा बन गया और धनंजय चुनावी कामकाज देखने लगे। पास के गांव से माता सेवक उपाध्याय का काफिला देखकर उसकी आंखों में विधायक बनने का सपना पहली बार जाग उठा। एक ऐसा सपना जो क्राइम की छाया में डूबने वाला था। फिर आया वो दिन 1991 का, जब लाइन बाजार थाने में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। उम्र सिर्फ 15 साल। टीडी कॉलेज में मारपीट और बलवा का केस हुआ और पुलिस ने धनंजय सिंह को पकड़ लिया, जहां उनके पास से कट्टा बरामद हुआ। गिरफ्तारी हुई, लेकिन धनंजय टूटा नहीं। 1 साल बाद 12वीं क्लास में उसी कॉलेज में एक छात्र नेता की हत्या हो गई, जिसमें धनंजय सिंह का नाम आया। पुलिस ने हिरासत में रखा और 3 पेपर पुलिस की निगरानी में दिए। हालांकि बाद में एफआईआर में नाम हट गया, लेकिन छवि बन गई एक बाहुबली की। मां ने सोचा अब जौनपुर छोड़ो और धनंजय सिंह को इस शहर से बाहर भेजो। आगे की पढ़ाई के लिए धनंजय सिंह को लखनऊ यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। दोस्तों, जौनपुर की सोहबत लखनऊ तक पहुंच गई। वहां अभय सिंह और अरुण उपाध्याय से धनंजय की दोस्ती होती है और बनती एक दबंग तिकड़ी, एक ऐसी तिकड़ी जो ठेकों और राजनीति में हाथ आजमाने लगी। हालात ये हो गए कि 1992 से 1997 तक इन सब पर 15 मुकदमे दर्ज हो गए, जिसमें हत्या, लूट, रंगदारी जैसे मामले शामिल थे। उस समय लखनऊ, जहां पूर्वांचल के बाहुबली शबाब पर थे, हरिशंकर तिवारी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बाहुबली, और यहीं से धनंजय सिंह ने सीखा बाहुबल से सत्ता हासिल करना। दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति में अभय सिंह धनंजय सिंह की जोड़ी धीरे धीरे फेमस होने लगी। बेरोजगारों की फौज साथ जुड़ने लगी। दोनों ठेके पट्टे में हाथ आजमाने लगे। मुकदमे भी दर्ज होने लगे। तब गोरखपुर में रेलवे के ठेकों पर हरिशंकर तिवारी ने कब्जा कर रखा था। लखनऊ की तरफ माफिया अजीत सिंह का दबदबा चल रहा था, लेकिन दोनों में अंतर था। अजीत सिंह स्क्रैप का ठेका उठाने वालों से जीटी यानी कि गुंडा टैक्स लेता था। बाद में इसे नाम दिया गया कट का। कहा जाता है कि दबदबा कायम होते ही अभय और धनंजय का भी कट टैक्स में लगने लगा। पैसे आने लगे तो पंख भी लगने लगे। दोस्तों, ये वो दौर था जब बीएसएनएल भी अपने पांव पूरे देश में तेजी के साथ पसार रहा था। वहां ठेकों के नाम पर अलग तरह की लूट चल रही थी। बीएसएनएल में अधिकारियों के लिए गाड़ियां लगती, ऑफिस दफ्तर खुलते, टावर और तार बिछवाने के ठेके दिए जाते। दोनों ने उसमें भी हाथ डाल दिया था। धनंजय सिंह को करीब से जानने वाले बताते हैं कि अभय सिंह जहां पैसों से मतलब रखते थे, धनंजय पैसों के साथ ही अपने लड़कों की नौकरी भी दिलवाते। ठेकेदार से बोल देते कि हमारे 6 लड़कों को रखना होगा, और उस जमाने में किसी को 12 से 15 हजार की नौकरी लग जाती तो वो परिवार के साथ आजीवन भैया भैया करने को तैयार रहता। यहां से धनंजय सिंह को एक और
और सूत्र मिला, वो ये कि जो भी उनकी शरण में आएगा उन्हें वो स्थायी रोजगार देने का इंतजाम करेंगे। उधर धनंजय सिंह और अभय सिंह की जोड़ी में दरार आनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि अभय सिंह के करीबी मनीष सिंह को लखनऊ के इंदिरा नगर में एक बड़ा ठेका मिल गया। धनंजय उसमें अपने आदमी को पार्टनर बनाना चाहते थे, लेकिन अभय ने मना कर दिया, जिसके बाद खबर आती है कि लखनऊ में मनीष सिंह की हत्या कर दी गई है। आरोप धनंजय सिंह पर लगा। इसके बाद दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया। दोस्तों 1997 में लखनऊ में ही लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या हो गई। इसमें भी नाम धनंजय सिंह का आया। इसके बाद शुरू हुए फरारी के दिन और रेलवे का पैसा अभय के पास आने लगा। जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया, दुश्मनी भी बढ़ती चली गई। इस बीच और भी कई मर्डर हुए। अतीक के साथ बाद में जुड़ने वाले गुड्डू मुस्लिम ने पहले धनंजय सिंह के लिए काम किया, क्योंकि वो जौनपुर का ही रहने वाला है। कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम ने धनंजय सिंह के दुश्मनों में एक को जहर देकर तो एक को पुलिस एनकाउंटर में मरवाया। धनंजय सिंह पर मुकदमे लदने लगे। जैसे जैसे मुकदमों की संख्या बढ़ती गई, धनंजय सिंह बड़े बनते गए। 1997 तक ही उन पर हत्या, लूट, रंगदारी के 12 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे, जो बढ़ते बढ़ते 40 तक पहुंच गए। और धीरे धीरे धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच दुश्मनी भी बढ़ती चली गई। दोस्तों इंजीनियर हत्याकांड में फरार धनंजय पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया, जिसके बाद धनंजय सिंह ने लखनऊ छोड़ दिया और जौनपुर में छिप कर रहने लगे। फरारी के दिन उन्होंने मल्लाहों के बीच काटे। कहा जाता है कि पुलिस जब भी दबिश देती, उनको बचाने के लिए मल्लाह आगे आ जाते। धनंजय सिंह उनके घर में रहते, उनके साथ खाना खाते, रातें नावों पर गुजारते। इससे धनंजय सिंह का एक कनेक्शन बना। यही वजह है कि रामचरित्र निषाद जैसे लोग आज भी उनके साथ हैं। फरारी के दिनों में ही धनंजय सिंह को पता चला कि रारी विधानसभा में मल्लाहों के लाख वोट हैं, फिर भी इन्हें मतदान नहीं करने दिया जाता, क्योंकि यादवों को डर था कि अगर मल्लाहों के वोट पड़े तो राज बहादुर यादव विधायक नहीं बन पाएंगे, जिनका रारी पर लगातार कब्जा रहता था। धनंजय सिंह को उम्मीद दिखी, वोटों का गणित बैठाया और मन ही मन ठान लिया कि इनके लिए काम करना है। फरारी के दिनों में भी धनंजय सिंह के लोग मल्लाहों की सहूलियत के लिए जो बन पड़ता करते थे। दोस्तों फरारी के दिनों में भी धनंजय सिंह गाहे बगाहे दिख जाते। उस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी, वहां अलग किरकिरी होती। पुलिस पर एनकाउंटर का दबाव था, पुलिस वालों को अपना नंबर भी बढ़ाना था, जिसको देखते हुए खोज तेज कर दी गई, जासूस छोड़ दिए गए। और फिर अक्टूबर 1998 में पुलिस को पता चला कि धनंजय अपने 3 साथियों के साथ पेट्रोल पंप लूटने आ रहा है। मिर्जापुर भदोही मार्ग पर पुलिस ने चारों को घेर कर एनकाउंटर कर दिया। अगले दिन की हेडलाइन थी कि 50,000 का इनामी धनंजय सिंह अपने 3 साथियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। लखनऊ से लेकर जौनपुर तक हल्ला मच गया। परिवार और धनंजय को चाहने वाले भी चिंता में पड़ गए। 1-2 दिन बाद कहीं से फोन पर धनंजय ने एक जगह बात की और बताया कि मैं जिंदा हूं। फिर एनकाउंटर किसका हुआ? दोस्तों धनंजय सिंह के नाम पर जो मारा गया था वो सीपीएम कार्यकर्ता फूलचंद यादव का भतीजा निकला। नाम था ओम प्रकाश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। पुलिस उसे धनंजय बताने पर तुली थी। दूसरी ओर लोग सड़कों पर आ गए थे। मुलायम सिंह यादव उस समय विपक्ष के नेता थे। धनंजय सिंह ने मुठभेड़ के 3 महीने बाद फरवरी 1999 में कोर्ट में समर्पण कर दिया। इसके बाद भदोही एनकाउंटर का सच सामने आ गया। धनंजय सिंह ये साबित करने में सफल रहे कि पुलिस अगर 4 निर्दोष लोगों को जान से मार सकती है तो उन पर फर्जी मुकदमा कैसे नहीं कर सकती। जौनपुर से लेकर मिर्जापुर तक पुलिस बैकफुट पर थी। मुलायम सिंह यादव के दबाव में सीबीसीआईडी जांच हुई और 29 पुलिसकर्मियों समेत 31 लोगों को आरोपी बनाया गया। लंबा मामला चला, लेकिन 2023 में भदोही की कोर्ट ने 26 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। 5 लोगों का पहले ही निधन हो गया था। धनंजय के लोग कहते हैं कि मुठभेड़ का नेतृत्व कर रहे अफसर जौनपुर के थे और वो वहां एनकाउंटर करके जौनपुर में अपनी संभावनाएं देख रहे थे। ओम प्रकाश यादव धनंजय का हमशक्ल था, इसलिए वो झांसे में आ गए। दोस्तों ये वो वक्त था जब सरेंडर के बाद धनंजय सिंह की चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी। जमानत मिलने के बाद उन्होंने जौनपुर को अपना कर्म क्षेत्र बनाया, अपने लोग खड़े किए। तब नौकरियों के लाले थे। जौनपुर से इंटर करने के बाद अधिकतर लड़के इलाहाबाद तैयारी करने चले जाते, कुछ गोरखपुर, कुछ बनारस का रुख करते, लेकिन डिग्री तो मिल जाती, नौकरी नहीं मिलती। यूपी पीसीएस के रिजल्ट क्लियर होने में कई साल लग जाते। उन्होंने बीएड एडमिशन में 40,000 लोगों की मदद की, टीचर बनवाए और अपना वोट बैंक तैयार किया।
अब बारी थी 2002 के विधानसभा चुनाव की। तो क्या होता है, दुश्मनियां खून मांगेंगी या धनंजय सिंह को पहली बार सत्ता मिलेगी? ये कहानी अभी अधर में है। अगले हिस्से में जानिए पूर्वांचल के इस बाहुबली की और गहराई, जहां हर मोड़ पर दबदबा, हत्या और केस सब टकराते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।